In the history of Indian politics, 5th June 1974 is a historic day when during a public meeting in Patna, Jayaprakash Narayan first gave the call for Sampurna Kranti or total revolution. भारतीय राजनीति के इतिहास में 5 जून 1974 एक ऐतिहासिक दिन है जब पटना की एक पब्लिक रैली में जयप्रकाश नारायण ने सर्वप्रथम संपूर्ण क्रांति या टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया. Out of the 7 components of total revolution, the political component involved JP's vision of partyless democracy, which is our area of discussion today. टोटल रेवोल्यूशन के कुल 7 अंगों में से राजनीतिक घटक जेपी के दलविहीन लोकतंत्र के विचारों को सम्मिलित करता है जो कि आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है. सो लेट अस अंडरस्टैंड जेपी's व्यू ऑन डेमोक्रेसी. स्टे ट्यून्ड विद अस. In order to understand JP's idea on partyless democracy, it is necessary to understand his basic philosophy and life. देखिए, किसी भी चिंतक के अगर विचारों को जानना है तो सर्वप्रथम हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि उस चिंतक की जीवन यात्रा कैसी रही. तो इसी क्रम में जेपी के जीवन को हम मुख्यतः 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं. JP's life can be broadly divided into 4 phases. The first phase is the Marxian phase. पहला चरण उनकी जीवन का मार्क्सियन फेज कहलाता है जो कि 1933 से 40 तक एक्सटेंड करता है. Now, in this phase, he came under the influence of Marxian thought through the writing of M.N. Roy. जीवन के इस चरण में जेपी M.N. रॉय के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और इसीलिए वो मार्क्सियन आइडियोलॉजी की तरफ उनका रुझान काफी ज्यादा हो गया. He later became the leader and the spokesman of Indian socialism and founded the Congress Socialist Party on May 17, 1934. इसी क्रम के चलते भारत में समाजवाद के जेपी एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर कर आए और 17 मई 1934 में उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया. लेकिन धीरे धीरे 1950 तक आते आते जेपी रशियन पैटर्न ऑफ कम्युनिज्म यानी रशिया के साम्यवाद के मॉडल का बहिष्कार करने लगे, उसको क्रिटिसाइज करने लगे और उनका मानना था कि भारत में साम्यवाद को जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित है, वो महज रशिया के कठपुतली बनकर रह गए. By 1950s, JP started exposing Russian pattern of communism, and he even alleged that Indian communists at that time were merely acting like puppets of Moscow. The second phase of JP's life could be considered as phase of democratic socialism, which extended from 1940s to 52. जेपी के जीवन के दूसरे चरण को हम फेज ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी लोकतांत्रिक समाजवाद कह सकते हैं जो कि 1940 से 52 तक एक्सटेंड करता है. Now during this phase, no doubt JP accepted Marxism, but at the same time he had a deep disdain with Russian communism. He became a foremost critic of the authoritarian regime of Russia under Stalin. See, JP wanted to involve democratic principles in the system, in the political system. And Russia under Stalin was having a very centralized authoritative regime. And this was the sole reason that though he accepted Marxism, but still he criticized
the Russian model of socialism which was existing at that time under Stalin. In this regard, he interpreted socialism in context of India's need. And in this way, he supported the idea of democratic socialism. And we all know that democratic socialism is the basis, it is a basic idea for the establishment of welfare state. देखें, इस चरण में जेपी मार्क्सिज्म को जरूर एक्सेप्ट करते थे, लेकिन साथ ही साथ जेपी रशिया में के जो साम्यवाद का मॉडल था उसके अगेंस्ट। उनका मानना था कि स्टालिन के लीडरशिप के अंदर रशिया में एक अथॉरिटेरियन रिजीम आ चुकी है, रशिया में सत्ता केंद्रित हो चुकी है। लेकिन जेपी चाहते थे कि पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक जो सिस्टम है उसमें लोकतांत्रिक प्रिंसिपल्स आए, उसमें लोकतांत्रिक सिद्धांतों का समावेश हो। और इसीलिए एक तरफ वो मार्क्सिज्म को एक्सेप्ट करते थे तो दूसरी तरफ रशियन कम्युनिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसी क्रम में भारत के नीड्स, जो भारत की यूनिक अनोखी जो भारत की टेंडेंसीज हैं उनको देखते हुए जेपी चाहते थे कि समाजवाद का एक नया रूप भारत में आए और इस क्रम में वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के आइडिया को सपोर्ट करते थे। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद, और हम सबको पता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद वेलफेयर स्टेट का बेसिस है, कल्याणकारी राज्य की नींव डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के आइडिया पर ही आधारित है। The third phase of Jayaprakash Narayan's life could be considered the phase of Bhudan and Sarvodaya, and this phase lasted from 1952 to 73. जेपी के जीवन के तीसरे चरण को हम भूदान या सर्वोदय के फेज मानते हैं और ये फेज एक्सटेंड करता है 1952 से 73 तक। For JP, disciplining of material and physical appetite is very essential for leading a moral life. जेपी मानते थे कि नैतिक जीवन की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपनी भौतिक और अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को अनुशासित करना पड़ेगा। And based upon this concept of morality, he tried to transform Rajniti to Lokniti. Rajniti means politics and Lokniti means people's power. इसी नैतिकता के आधार पर, इसी नैतिकता के प्रिंसिपल पर जेपी चाहते थे कि राजनीति लोकनीति में परिवर्तित हो जाए, और ऐसा कहते हुए he was very close to Gandhi as well as Vinoba Bhave. Now in this regard, JP stood for Lokniti or people's self-rule. जेपी लोकनीति या लोगों के स्वशासन को मानते थे। पहले भी मैंने बताया है कि जेपी किसी भी तरह के केंद्रीकरण के विरोध में थे, इसीलिए वो स्वशासन को सर्वोपरि मानते थे। He argued for a program of self-rule and self-management. At the same time, JP also believed that human freedom could be attained only in a stateless society. जेपी मानते थे कि मनुष्य को अगर सही मानने में स्वतंत्रता का अनुभव करना है तो वो अनुभव सिर्फ और सिर्फ राजविहीन समाज में ही संभव है। वो भूदान और ग्रामदान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से इस तरह की एक अहिंसक सामाजिक क्रांति लाना चाहते थे
और इस तरह का एक समाज स्थापित करना चाहते थे. He wanted to establish a society through non-violent social revolution realized by programs like Bhudan and Gramdan. The fourth phase of Jayaprakash Narayan's life could be considered as a phase of total revolution which extended from 1974 to 78. जयप्रकाश नारायण के जीवन का आखिरी फेज को हम फेज ऑफ टोटल रेवोल्यूशन समझते हैं, जो कि 1974 से 78 तक एक्सटेंड करा. And this phase is one of the most important phase of JP's life, and this phase have influenced a lot, to a large extent, his political ideas. इसी चरण ने, टोटल रेवोल्यूशन के फेज ने जेपी के न सिर्फ जीवन को प्रभावित किया, बल्कि उनके राजनीतिक विचारों को भी बहुत हद तक प्रभावित किया है. Now we all know that against Indira Gandhi's regime and against the corruption in public life, JP advocated a program of social transformation which he termed as Sampurna Kranti or Total Revolution in year 1974. 1974 में जेपी ने, हम सभी को पता है, संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रेवोल्यूशन को लॉन्च किया. और ये संपूर्ण क्रांति और टोटल रेवोल्यूशन इंदिरा गांधी के रिजीम के दौरान पब्लिक लाइफ में यानी सामाजिक जीवन में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में था. Now there are 7 components of total revolution which JP propounded. These were social, economic, political, cultural, ideological, intellectual, educational and spiritual. जेपी के टोटल रेवोल्यूशन के कुल 7 कंपोनेंट्स हैं, जिनमें है सोशल यानी सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, आइडियोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल, एजुकेशनल और स्पिरिचुअल. इस तरह के 7 कंपोनेंट्स हैं उनके टोटल रेवोल्यूशन में. And out of these 7 components, the political component primarily involves or indicates his ideas on the concept of democracy, which is our concern of the discussion today. और इन सभी 7 कंपोनेंट्स में से जो उनका राजनीतिक कंपोनेंट है, उसमें जेपी के लोकतंत्र के विचारों को हम समझ सकते हैं, और वही हमारे आज के डिस्कशन का एक महत्वपूर्ण विषय है. As far as JP's idea on democracy is concerned, he believed in the idea of partyless democracy. जहां तक जेपी के लोकतंत्र के विचारों का सवाल है, जेपी दल विहीन लोकतंत्र के विचार को मानते थे. In a plea for reconstruction of Indian polity, JP rejected the Western model of democracy on the ground that it does not give full scope to the people to participate in the management of their affair. Actually, जेपी भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहते थे, और इसी क्रम में वो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को पूरी तरह रिजेक्ट करते थे, और उनका यह मानना था कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में लोगों की राज्य को चलाने में भागीदारी थोड़ी कम हो जाती. In this place, he pleaded for a model of democracy which was based on an integrated concept of society and which could provide the fullest possible scope to the individual to participate in the management of the state affair without the intermediation of political parties. जैसा मैंने बताया कि क्योंकि जेपी लोगों की भागीदारी को राज्य में बहुत अधिक स्थान देना चाहते थे, इसीलिए वो ऐसे लोकतंत्र के मॉडल को सपोर्ट करते थे जहां लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो और जहां पॉलिटिकल पार्टीज यानी दलों का इंटरवेंशन सबसे कम हो. इसी क्रम में वो पार्टीलेस डेमोक्रेसी को इसीलिए इंपॉर्टेंस देते थे, वो पार्टीलेस डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे. Now let us understand what was the reason for establishing the partyless democracy.
आखिर जेपी पार्टीलेस डेमोक्रेसी यानी दल विहीन लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत में स्टैब्लिश क्यों करना चाहते थे? यहाँ पर मैंने एक कोट रखा है जो कि जेपी का है. जेपी says that in the political party system, the situation of people is like that of a sheep who after a certain period chooses himself for a cow. In such a democratic governance system, I have not been able to see the freedom for which I and the people fought. जेपी कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था में जहां दल हो, वहां पर मनुष्य को ट्रू सेंस में, सही मायनों में स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है. ऐसी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है जिसके लिए हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानियों ने इतना लंबा युद्ध लड़ा. In this direction, he therefore criticized the political system which was based on political parties. And the reason he gave was, number one, that a system based on political parties causes degeneration of moral values. जेपी मानते थे कि ऐसी व्यवस्था में जहां दल होंगे, जहां इलेक्शंस होंगे और जहां राजनीतिक दलों की भागीदारी होगी, वहां नैतिक मूल्यों का पतन हो जाएगा. He also believed that this kind of system, which was based on political party, will lead to corruption, selfishness, rivalry, etc. वो ये भी मानते थे कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो दलों पर आधारित है, वहां पर करप्शन यानी भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं हैं, वहां स्वार्थ और दुश्मनी भी हो जाती है दलों के मध्य. He even believed that it leads to concentration of power in the hands of majority party. जेपी ये भी मानते थे कि जब भी किसी प्रकार का कोई चुनाव होगा, तो जो भी मेजॉरिटी पार्टी होगी उसके हाथ में सत्ता का कंसंट्रेशन हो जाएगा, सत्ता केंद्रित हो जाएगी, और इसी के वो विरोध में थे. वो चाहते थे कि मनुष्य, सिटीजन्स, नागरिक खुद राज्य के अफेयर्स में भागीदारी दें, और इसीलिए वो इस तरह के राजनीतिक व्यवस्था के विरोध में थे जहां दलों को प्राइमेसी यानी दलों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है. At the same time, JP also believed that a political system which was based on political parties, within such system, people loses the spirit of self-reliance. जेपी मानते थे कि ऐसे सामाजिक व्यवस्था में जहां दल हैं, वहां लोग आत्मनिर्भरता से विमुख हो जाते हैं, वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाते. JP also believed that political parties highlights only those issues which serves their vested interest. जेपी ये भी मानते थे कि राजनीतिक दल सिर्फ उन्हीं विषयों को हाईलाइट करते हैं, उठाते हैं जो उनके हित में हो, जो लोगों के हित में हो, वो ऐसे विषयों को नहीं उठाते. Lastly, JP also believed that opposition parties opposes just for opposition. जेपी ये भी मानते हैं कि विपक्षीय दल सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में होने के नाते ही विरोध करते हैं. इसका मतलब कि एक लोकतंत्र में कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन के बजाय डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, और ये डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन लोकतंत्र को और ज्यादा अच्छा बनाने में कुछ भी योगदान नहीं देता है. Now, JP believed that parties and election, of course, are very important in Western model of democracy, but they appears meaningless until and unless moral values and spiritual qualities do not develop within the people. JP मानते हैं कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में नो डाउट दल और चुनाव, पार्टीज और इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अगर लोगों के मध्य नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक गुणों का अभाव है, तो इस तरह का राजनीतिक जो सिस्टम है, जो कि पार्टीज पे बेस्ड है, जो इलेक्शन पे बेस्ड है,
ऐसे सिस्टम का होना बेमानी हो जाता है। इसी क्रम में इसीलिए जेपी मानते थे कि राजनीतिक सिस्टम में दलों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि दल के होने की वजह से लोगों के अंदर मॉरल वैल्यूज जाती जा रही हैं, लोगों की स्पिरिचुअल क्वालिटीज जाती जा रही हैं। जेपी बिलीव दैट because of the existence of political parties in the political system, people are losing the moral values. There is a degeneration of spiritual quality, and that is the reason he gave emphasis to the concept of partyless democracy. और इसीलिए वो दल विहीन लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाने के लिए इच्छुक थे। Now let's look into few suggestions which JP gave for implementing the partyless democracy. Now this is very important because the idea of partyless democracy in itself was very unique, and therefore JP gave his own unique suggestions. So first of all, JP said that political parties should be abolished. जेपी ने सर्वप्रथम ये बताया कि राजनीतिक दलों का पूरी तरह बहिष्कार हो जाना चाहिए, और कारण मैं अभी अभी आपको बता चुकी कि क्यों वो दल विहीन लोकतांत्रिक व्यवस्था को सपोर्ट करते थे। तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को अबॉलिश कर देना चाहिए। There should be a direct election of candidate from village level to central level by the public. जेपी मानते थे कि विलेज लेवल यानी कि गांव या ग्राम के स्तर से लेके केंद्र के स्तर तक कैंडिडेट्स का डायरेक्ट इलेक्शन यानी प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, जो कि लोगों के थ्रू हो। अब ये चुनाव किस तरह से होगा? For him, Gram Sabha will elect 2 members from each village and send it to the electoral council of that constituency. जेपी कहते हैं कि प्रत्येक ग्राम सभा 2 मेंबर्स को इलेक्ट करेगा और उसको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल काउंसिल में भेज देगा। In an open meeting of the electoral councils, names of candidate for state legislature or central parliament should be proposed. उसके बाद इस इलेक्टोरल काउंसिल में वो नाम घोषित किए जाएंगे, वो नाम प्रपोज किए जाएंगे जो कि स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल पार्लियामेंट में भेजे जाएंगे। Also, it should be ensured that everyone's opinion is taken. इस बात को भी पूरी तरह इंश्योर किया जाएगा कि सभी के ओपिनियंस को ले लिया गया है। If a unified opinion cannot be made, then the person with more than 30% of the vote should be elected a representative of parliament or the legislative council. और सपोज कीजिए कि ओपिनियन यूनिफाइड तौर पे नहीं लिया गया है, तो वो व्यक्ति जिसको 30% से ज्यादा वोट मिलेंगे उसको पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुन लिया जाएगा। तो इस तरह आप देखते हैं कि जेपी एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देना चाहते थे जहां पर सबसे पहले तो इलेक्शंस और दल का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा। इनफैक्ट वो पॉलिटिकल पार्टीज को अबॉलिश करने की बात करते हैं, और उसके बाद वो लोगों की भागीदारी विलेज लेवल से सेंट्रल लेवल तक बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा देते हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके पार्टीलेस डेमोक्रेसी के आइडिया। Now, at the same time, he also talked about the Sarvodaya Society. As I told you that Bhudan and Sarvodaya were two very important programs which he propounded. So, according to him, Sarvodaya Society should be made free from any kind of party politics. जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि जेपी ने सर्वोदय और भूदान मूवमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी, और वो चाहते थे कि देश में सर्वोदय सोसाइटी बने, ऐसी सोसाइटी जो लोगों के हितों के लिए काम करे, और ऐसी सर्वोदय सोसाइटी पूरी तरह पार्टी पॉलिटिक्स से विमुख रहे। After being elected,
all candidates should break away from their party. जेपी ये भी मानते थे कि जैसे ही कोई कैंडिडेट इलेक्ट होता है, उसको उसकी पार्टी से सभी नातों को खत्म कर देना चाहिए. He should break away from their party. उसको उस पार्टी से विमुख हो जाना चाहिए. ऐसा करके वो कैंडिडेट पार्टी पॉलिटिक्स से दूर हो जाएगा. तो ये कुछ ऐसे सजेशंस थे जो जेपी ने दिए ताकि भारत में पार्टीलेस डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो पाए. In the end, if we try to analyze JP's concept of partyless democracy, we can say that this kind of reorganization, according to JP, grants autonomy, freedom, and fraternity for man. अगर जयप्रकाश नारायण के दलविहीन लोकतांत्रिक व्यवस्था का विश्लेषण करें, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके अनुसार ऐसी व्यवस्था मनुष्यों के मध्य न सिर्फ स्वतंत्रता बल्कि भाईचारे को भी बढ़ावा देती है. This kind of reorganization provides grounds for self-government. ऐसी व्यवस्था लोगों के मध्य स्वशासन को भी बढ़ावा देती है. This model of democracy leads to generation of truth, non-violence, freedom, resistance against tyranny, cooperation, tolerance, responsibility, and equality. जेपी का मानना था कि इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था सत्य, अहिंसा, स्वतंत्रता, भाईचारा, सहिष्णुता, जिम्मेदारी और समानता जैसे गुणों को भी प्रोत्साहन देती है. तो इस तरह हमने समझा कि जेपी के पार्टीलेस डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या था और इस मॉडल को लाने के लिए उन्होंने क्या सुझाव दिए. So I'm sure that now the concept of JP's model of partyless democracy is clear among you all. Thank you so much. Thanks for watching our video. If you want us to keep making such informative videos, please like, share and subscribe our channel. Aradhya, the gateway of knowledge. Till then, goodbye, take care and stay safe.